नमस्कार। आपका कानूनी चर्चा में स्वागत है। हमारे साथ हैं सुभाष गुप्ता सर, रिटायर्ड जज, मैडम अपराजिता, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, JNK इन लद्दाख हाई कोर्ट, और मैं ज्योति शर्मा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, JNK लद्दाख हाई कोर्ट जम्मू। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जो लागू हुआ कानून 1 जुलाई 2024 को, और जो उससे पीछे जो कानून था, जो रिपील हुआ, तो जो लॉज हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, जो प्रोसीडिंग्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, प्रोक्लेमेशंस, ऑर्डर्स, वो किस तरीके से लागू होंगे, क्या वो पहले के कोड में होंगे या नई संहिता के अनुसार होंगे, इस पर जो रोशनी डालेंगे हमारे जैसा रोशनी डालेंगे सर। आप इस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है वो पिछले कोड के साथ चलेगी और कौन सी चीज़ जो है वो संहिता के अनुसार चलेगी। बिल्कुल। तो ये देखिए, आप पैट्रोनाइजिंग एडवोकेट, मैं भी बात करूंगा और आप भी मुझे ज्वाइन करेंगे और ये एक डिस्कशन रहेगी, इंटरेक्टिव रहेगा। और इसमें सबसे है जो हम सबसे पहले जो सेक्शन 531 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है 2022, क्योंकि सबसे जो आता है आजकल, वैसे आपको है कि भारतीय न्याय संहिता, जो न्याय संहिता है 1 जुलाई से हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा 1 जुलाई से हो गया है 2020। ये भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है ये भी हो गया है। लेकिन सबसे जो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो प्रोसीजर की। तो इसलिए ये स्पेसिफिक सेक्शन 531 जो रिपील और सेविंग्स को डील करती है, जो पिछला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1970 था, उसका कितना इस पे आगे क्या है क्या नहीं है, कितना रिपील क्या है क्या नहीं, तो मैं एक अगर मुझे आप अगर मैं एक एक सेक्शन पढ़ूंगा पहले, फिर हम डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये हाँ बिल्कुल जो आपने कहा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। मुझे फोन आते हैं, सर ये कैसे करेंगे, जो पर्चा लगा दिया, पुलिस वाले बात करते हैं, ये जजेस करते हैं, एडवोकेट्स करते हैं, और आपके चलो जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम एकेडमिक से जो हमारे लॉ यूनिवर्सिटी में करते हैं। लेकिन जो आगे बात आ रही है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, डाउट, आज हम ये सारा क्लियर कर देंगे। अदरवाइज ऐसे नहीं है बात, सभी कुछ लोगों को क्लियर भी है, इसमें तो कन्फ्यूजन भी क्लियर है। लेकिन फिर भी हम जहाँ पे हैं और कानूनी चर्चा हमारा चैनल है, और आप लोग जो बातें हैं, तो आम जो एडवोकेट है, हम हर एक लास्ट एडवोकेट जब जाना चाहते हैं जो भी लीगल पैटर्न से जुड़ा है, जो उसकी कॉमन आदमी को तक की जो बात उसकी समझ में है, वैसी हम बात करते हैं। तो इसलिए हम ये जरूरी समझा और कि इस पर बात हो। तो इसमें है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हियर बाय रिपील। तो ये हो गया, सीधी बात है कि 1 जुलाई 2024 को कोई बात नहीं करनी है इस पे आगे। लेकिन देखिए, कोई भी है, फिर राइडर है, नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील। कुछ बातें, कुछ एक्शन जो पेंडिंग होते हैं, कुछ लिए जा चुके होते हैं, तो कुछ आगे लेने हैं। ये 3 चीजें होती हैं। जैसे आपने पहले कहा, कोई नोटिफिकेशन होती है, पब्लिकेशन हुई होती है, जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो सारी हम बात करेंगे एक एक। नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील, रिपील के बाद भी क्या है, ये है हमारा, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस संहिता कम्स इनटू फोर्स। तो 1 जुलाई के पहले जो भी इमीडिएटली जो 30 जो मामले हैं, देयर इज एन अपील, कोई अपील पेंडिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है, इंक्वायरी है और इन्वेस्टिगेशन, देन सच अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। कैसे कंटिन्यू रहनी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा हो गया कि वहां कोरा खत्म हो गया, तो लेकिन प्रोसीडिंग तो आगे चल रही है, हेल्ड और मेड जो हुई है, जहाँ आगे हो चुकी है, एज द केस में भी, ये एक खुला ऑप्शन दे दिया है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ। तो इसका क्या हुआ, आप थोड़ा आगे करें बात। सती मैडम आप बताइए कि क्या समझा, देखिए, क्या है थोड़ा सा कोई भी संहिता के आने से पहले मीनिंग देयर है कि अगर कोई भी 1 जुलाई 2024 से पहले
कोई अपील पेंडिंग है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, कोई ट्रायल पेंडिंग है, जो भी जिस जिस फोरम में पेंडिंग है, कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है, तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही उनके ऊपर लागू होगा, वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। बिल्कुल, एज इन फोर्स immediately before such commencement hereafter referred to be as if this संहिता had not come। तो उन मैटर्स के लिए जो समझा जाएगा कि संहिता ये लागू नहीं, तो मतलब ये क्या, तो इस पे अगर आप कोई पूछ रहा है क्वेश्चन या कोई आप बात करना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि ये क्लियर है। ये सब क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं, फिर बी क्या है, ऑल नोटिफिकेशंस पब्लिश्ड, proclamations issued, powers conferred, forms provided by rules, local jurisdiction defined, sentences passed, orders, rules, appointments, not being appointment as special magistrate, made under the said code and which are in force immediately before the commencement of this Sahiba shall be deemed respectively to have been published, issued, conferred, specified, defined, caused or made under corresponding conditions of this Sahiba। तो इसमें मैं थोड़ा करूंगा फिर आप ऐड करना। इसमें क्या है कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अटैचमेंट प्रोसीडिंग चल रही है या प्रोक्लेमेशन हो गया, कोई पब्लिकेशन हो गया, नोटिस हो गया, कोई डिसीजन हो चुका है, तो ऑब्वियसली और उसकी कंटिन्यूटी आगे भी चलनी है, तो ये समझा जाएगा कि ये भारतीय न्याय संहिता जो आई है उसके मुताबिक उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस है। तो अगर हो सकता है उसको आगे कंटिन्यू, तो उसमें आप भारतीय न्याय संहिता का मतलब इस्तेमाल ये एक नोटिफिकेशन की फॉर्म है। तो एक आ गया, और कई मैटर होते हैं जिसमें सैंक्शन कंसेंट होती है गवर्नमेंट की। जब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो, जहाँ कहाँ कर क्या करते हो, जहाँ प्रोसिक्यूशन शुरू करते हो, जो प्रोसिक्यूशन सेक्शन होती है, कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं इस सेक्शन के मैं एक मैटर ओपन रख रहा हूँ, इन्होंने कहा एनी सेक्शन अकॉर्डेड और कंसेंट गिवन अंडर द सेड कोड ऑफ क्रिमिनल in pursuance of which no proceeding was commenced under that code। हुआ क्या, कंसेंट मिल गई, सैंक्शन मिल गई, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई हुई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हुई नहीं है, तो ये समझा जाएगा कि जो लेकिन वो जो सैंक्शन है, जहाँ कंसेंट है, जब कोई भी हुआ है, तो वो यही वो उसको खत्म तो नहीं होना, वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगी संहिता की जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है समझा जाएगा डीम्ड टू बी कि उसके मुताबिक दी गई, क्योंकि जो एक्सरसाइज हो चुकी है, चाहे वो कोड क्यों मतलब वेस्टेज हो, और ये उसकी क्योंकि कुछ जो सैंक्शन के बारे में आएगी, जब कंसेंट ली उससे पहले तो कुछ रुका होगा ना, तभी तो कंसेंट है, तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है एज पर पर्टिकुलर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी उसके मुताबिक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है, किसी भी कोई भी प्रोसीडिंग है, तो अगर वो एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुकी है, तो यही समझा जाएगा कि वो जो साइंस एक्सरसाइज या जो भी कंसेंट सैंक्शन है वो कॉरस्पॉन्डिंग भारतीय न्याय संहिता के तहत दी गई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा सी भी हो गया। अभी आप आ जाओ ये, तो फिर हमने पढ़ दिया कि एंड प्रोसीडिंग में भी कमेंस अंडर दिस संहिता इन परस्यूएंस ऑफ सच सैंक्शन ऑफ कंसेंट। तो जो भी कोई प्रोसिक्यूशन है, जो कोर्ट में केस है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी आप कर लो, जो भी कार्रवाई आगे होनी है, जो कंसेंट और सैंक्शन की जिसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट ही, वो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर वो तो रिपील हो चुकी है कोड ऑफ क्रिमिनल, तो संहिता के अनुसार आगे हमने प्रोसीड करना है नेक्स्ट प्रोसीजर। तो एक बड़ा टिपिकल जो आ गई 2 के सब सेक्शन, तो 3 में क्या आ रही है बात, जो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, आपने देखा होगा। तो अपना क्या बात हो, मुझे इसमें थोड़ा बताएं, आपने थोड़ा किया था ये सर। इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई भी केस चल रहा है, उसमें हमने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है या नहीं करी है, कोई भी हम एप्लीकेशन अगर फाइल करना चाहते हैं, मगर उसका टाइम पीरियड जो है वो सीआरपीसी में स्पेसिफाइड है और वो एक्सपायर हो जाता है, बिल्कुल, बट संहिता में जो है
उसका टाइम पीरियड ज्यादा बताया गया है, लॉन्गर है। लॉन्गर पीरियड है। पर अगर और संहिता लागू हो चुकी है, मगर हमने वो जो एप्लीकेशन फाइल करनी थी वो हमने सीआरपीसी के अंडर फाइल करनी थी, तो हम संहिता का वहाँ पे हवाला नहीं दे सकते कि ये संहिता में ज्यादा टाइम पीरियड दिया गया है। हमने सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलना है वहाँ पे। अगर सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली हमारा टाइम एक्सपायर हो चुका है तो हम वो एप्लीकेशन आगे नहीं ले जा सकते। तो इसका मैं क्रक्स निकालूं, जी, जिसमें वो आपको नहीं, आप इसका मैं थोड़ा सा इसको निकालिए। जैसे कोई टाइम बार्ड चीज हो जाती है जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में टाइम पर्टिकुलर बार्ड जो भी था वो टाइम बार्ड हो गया, ठीक है। ऑन आर बिफोर, देखिए क्या लिखा है। ऑन हाँ, मतलब जो जब ये न्याय संहिता आई पहले पहले, मतलब उस दिन, तो फिर क्या समझा जाएगा। अगर चाहे वो तो वकील साहब जाएंगे जज साहब के पास, सर ये तो संहिता आज लागू हो रही है तो मैं संहिता के तहत दे रहा हूँ ये काम। तो भाई आप जो अवेल कर सकते थे, समझो एक कोई अपील का पीरियड 90 डेज, जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, 90 डेज था, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक एग्जाम्पल है कि वो 90 डेज तक उसने अपील नहीं की, जब कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, जब कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में टाइम फ्रेम में देनी थी, अगर उसने नहीं की तो फिर वो एक्सपायरी के बाद जब नई संहिता आ जाती है, लागू हो जाती है, तो उसमें लांगर है, सर अभी मुझे आजादी दी जाए, वो ऐसा नहीं नहीं हो। हो सकता। तो आप बंदे हो जो एक्सरसाइज उस वक्त जब जो टाइम है ना, एक आप लिमिटेशन लॉ से डील करते हो, लिमिटेशन व्हेन स्टॉप्स, तो वो कंटिन्यू रहती है अनलेस जब डिसेबिलिटी कोई आ जाती है, जो लॉ लिमिटेशन आपने पढ़ा होगा, हाँ, जी। जो सेक्शन 6 और आगे है वो है। सर संहिता के अनुसार इसका मतलब ये है कि जो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलेगा इसमें। नहीं अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, ना इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा इसका। प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन इसमें और है, ये कंपेयर किया गया कि टाइम पीरियड वही रहेगा जो आपका पिछला है, हाँ, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज थी वो आपने करनी थी, वो कोड ऑफ आपने क्रिमिनल आपने आपने उस टाइम पे वो अवेल ही नहीं की, नहीं अवेल की, तो आप अपनी गलती के लिए नहीं वो बोल सकता, जो वो चीज की नहीं। टाइम बाउंड हो चुकी है, आप दूसरे संहिता का हवाला देके नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। और क्या ये नहीं कैसे सर उसने मुझे अभी टाइम जरा दिया, तो अगर देखो हमें रेगुलेट होना है जो प्रोसीजर वो स्पेसिफिक मेंशन, तो जब स्पेसिफिक चीजें होती है तो लॉ वैसे ही प्रोसीजर से चलता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अपने एक्सरसाइज करते हैं, तो जो वो उसको एक्सपेंड करेगा, हाई कोर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टैट्यूटरी वैल्यूज जो है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो एक मैजिस्ट्रेट को, एक जज को फॉलो करना चाहिए विदाउट इन्वॉल्व, वो कुछ कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को तो उसके दायरा रहता है, लेकिन जो जब वो भी अगर स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन करेंगे वो भी इसी को इसी फॉलो को मद्देनजर रखते हुए करना। कोई भी कार्रवाई करेंगे आपको ये सारा आइडिया होगा। मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो जो हमारा सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें अमेंडमेंट आई है, जो रिटन स्टेटमेंट का टाइम फ्रेम है 120 डेज है, तो 120 डेज के आगे उन्होंने कहा कि वो जो फाइल टाइम एक्सटेंड नहीं होगा और ये समझा जाएगा कि रिटन स्टेटमेंट डिफेंस समझो है ही नहीं कुछ भी, तो देख लो वैसा ही मुझे लगता है इसमें भी है ना। देखिए हमें लेस्टिट ऑफ बिस्ट, हम इस कंट्रोवर्सी में तो जो भी अगर स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी करनी है, प्रोविजन की एज इट इज एप्लीकेबिलिटी करनी है, तो जो हम कह रहे हैं वैसे करें। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में वो है इंटरप्रिटेशन एक्सपेंड करते हैं, उनकी अपनी वो है, देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, आर्टिकल 14 की वायलेशन तो नहीं, जहाँ किसी और प्रोविजन की वायलेशन है तो उसमें वो आगे कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो उसकी इंटरप्रिटेशन होती रहेगी कि किस तरीके की इंटरप्रिटेशन करनी है, लिटरल करनी है, हार्मोनियस करनी है, कौन सी, वो तो बात की बात है, लेकिन जो हमने ये वहाँ पढ़ा, जो अपराधा हमने वो अपना एक आइडिया दिया, हम थोड़ा सा लेजिस्लेचर की इंटेंट के अकॉर्डिंगली जो सेक्शन बनाई गई है हम उसको, उसमें एक्सटेंशन नहीं है, उसमें एक्सटेंशन नहीं है। कल को इंटरप्रिटेशंस क्या आती है, वो किस तरीके की अलग आती है, वो मसला अलग बात है। देखिए बेयर द पीरियड में थोड़ा सा शार्ट में पढ़ दूंगा और उसको बेयर द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर एन एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग, एप्लीकेशन की बात हो रही है जहां कोई और प्रोसीडिंग भी है, अंडर द सेड कोड
कोड भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज एक्सपायर्ड ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता। नथिंग इन दिस संहिता शैल बी कंस्टिट्यूट एज इनेबलिंग एनी सच एप्लीकेशन, है ना, कितना टू बी मेड और प्रोसीडिंग टू बी commenced under this संहिता by reason only of the fact that longer period thereof is specified by this संहिता or present made or in this संहिता for extension of time। कोई extension of time क्लेम नहीं कर सकता जो टाइम बाद जो आपकी रेमेडी है, ठीक है, आपका राइट है, कुछ भी होगा तो रेमेडी अगर टाइम बाद हो सकती तो फिर वो अगर लॉन्गर पीरियड जे नए संहिता में होगा भी, सॉरी जिस संहिता में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हुई है पहले वाले और इस वर्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात हुई, तो मुझे लगता है ये काफी है। तो ये मुझे लगता है जो हमने किया आज ये काफी कंफ्यूजन, डाउट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे रिजॉल्व हो जाएंगे और मुझे लगता है ये कोई ज्यादा इतना कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जो ये समझते हम तो समझते हैं ना, तो कई चीजें चाहे कॉमन होती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बट इज नॉट कॉमन टू ऑल। जे हम ये बात के तो कॉमन टू ऑल मीन टू ए कॉमन पर्सन नॉट अनटची दैट मैन फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी। ओके, मुझे लगता है काफी है। थैंक यू वेरी मच।